Hello friends, we have learnt about water pollution in the last lecture, and in this lecture we will be discussing more about air pollution. What is air pollution and how does it affect our health, and how diseases are produced through air pollution, and a lot of other things. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जहाँ भी हम हैं वहाँ हमारे चारों तरफ आसपास एयर है। तो उस एयर में एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिस जो गैसेस हमें वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन इनहेल करना है ड्यूरिंग अवर रेस्पिरेशन, तो वो ऑक्सीजन भी हमें आउटर एयर से ही मिलती है। तो ये एनवायरनमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा एयर है। और एयर में इतनी सारी गैसेस मिक्स्ड हैं, और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितना कितनी गैसेस कौन सी हैं। ये सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, एयर उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो प्लांट्स हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं जो कि उनके खाना बनाने का एक प्रोसेस है। और सिमिलरली जो एनिमल बीइंग्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ड्यूरिंग होल द डे एज वेल एज इन द नाइट ऑल्सो। तो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स हर तरह से रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जो कि हवा में प्रेजेंट है, और प्लांट्स को ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है फॉर देयर कैरिंग आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। So let us know more about what air pollution and environmental factors the affecting the air which affect human health. So we know that our immediate surroundings comprise of air upon which all life forms depend for oxygen. Besides this, air helps in cooling of our body, transmits sense of hearing and smell, and also may spread disease causing agents. Pollution of air by dust, smoke, toxic gases, and chemical vapors has resulted in sickness and death. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, तो वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं फ्रॉम द एयर। तो ये एयर जो है इसलिए हमें तो एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है फॉर कैरिंग आउट अवर रेस्पिरेशन। और हवा और एयर जो है हमें क्या क्या एयर के बेसिक फंक्शंस क्या क्या है। एक तो कूलिंग ऑफ अवर बॉडी। कूलिंग कैसे कि जो हवा है वो हमें अ, हमारा जो जैसे बॉडी के ऊपर कुछ स्वेट है, पसीना आ गया है, उसको पसीने को सुखाने के बाद तो बॉडी के अंदर की हीट जो है वो डिसिपेट हो जाती है, बॉडी के अंदर की हीट निकल जाती है और पसीना सूखता रहता है हवा से। तो इस तरह से हमारी बॉडी कूल रहती है। और ट्रांसमिट सेंस ऑफ हियरिंग, हमें जो आवाज सुनती है वो भी हवा के द्वारा साउंड वेव्स कैरी होती हैं, तभी हमें किसी न किसी तरह की हर तरह की जो साउंड है वो सुनाई देती है। स्मेल भी हम इसी कारण करते हैं क्योंकि जैसे हम किसी कमरे में बैठे हैं और उस कमरे में मान लो कोई हम परफ्यूम की कोई बोतल खोल देते हैं, तो वो एक कुछ टाइम में ही सारी परफ्यूम का स्मेल पूरे कमरे में फैल जाता है। तो वो स्मेल की जो सेंसेशन है, स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एयर में डिफ्यूज कर जाते हैं। तो ये भी एयर का ही एक फंक्शन है। पर एयर के लिए एयर का जो डिसएडवांटेज है, यही सब प्रॉपर्टीज होने के कारण डिसएडवांटेज क्या है कि वो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को भी ट्रांसमिट या स्प्रेड कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हवा के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। और इसी तरह अगर हम कहें कि पोल्यूशन के बारे में, जो हवा की पोल्यूशन है बाय डस्ट, स्मोक, टॉक्सिक गैसेस या केमिकल वेपर्स, वो भी हमें सिकनेस और इवन डेथ तक प्रोड्यूस करती हैं इन ह्यूमन बीइंग्स। सो नाउ कमिंग ऑन टू द composition ऑफ एयर। एयर इज ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैकेनिकल मिक्सचर कहने का मतलब कि कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है कि हर जगह की हवा में उतनी ही मात्रा में सारी गैसेस मिलेंगी जितनी कि हमने एक जगह पे देखी हैं। अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ मिक्सचर में वेरिएशन आ सकता है।
तो द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल एयर बाय वॉल्यूम इज नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. The balance is made up of traces of other gases, for example argon, neon, krypton, xenon and helium. In addition to these gases, air also contains water vapor, traces of ammonia and suspended matter such as dust, bacteria, spores and vegetable debris. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेजर कॉम्पोजिशन गैसेस का है दैट इज फ्रॉम नाइट्रोजन which is almost 78% and oxygen which is almost 21%. कार्बन डाइऑक्साइड है कम मात्रा में है लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हवा का वो भी बनाती है और बाकी जो गैसेस हैं बहुत रेयर गैसेस हैं और ट्रेसेस में रहती हैं वो आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हीलियम हैं और बाकी जो चीजें हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए या अमोनिया की ट्रेसेस हो गई, वाटर वेपर हैं, बैक्टीरिया हैं, स्पोर्स हैं, वेजिटेबल डेब्री है, ये सब जो कॉम्पोजिशन है बहुत रेयर है, मींस बहुत कम मात्रा में हवा में मिलता है. तो मेजर तौर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो चीजें गैसेस हैं जो मेजर कॉम्पोजिशन हवा का पूरा करती हैं. So friends, let us now know about how air is rendered impure. Air is rendered impure basically by all the activities of living beings. As we know, the human beings as well as all other living beings, they carry out respiration whole throughout the day and night. So during respiration, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. तो ये जो रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन मिलती है ये हमें इसी एनवायरमेंटल एयर से मिलती है. तो अगर हम कहें कि सारे एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट यही कंपोजिशन स्टेबल रहता है कि नाइट्रोजन हमें 79%, 78% और ऑक्सीजन 21% मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन दिक्कत तब होती है जब अवेलेबल ऑक्सीजन हवा में कम हो जाती है या प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन भी लेते हैं तो उनके लिए नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी कम रह जाए. तो इन गैसेस की जो क्वांटिटी ऑफ अवेलेबिलिटी है अगर उनमें किसी भी तरह से वेरिएशन आ जाए तो imbalance is created. So first of all we come to know about respiration of humans and animals. देखिए जो humans हैं, animals हैं, living beings हैं, plants and animals both वो दोनों respiration करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और दिन में यही कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं वो कंज्यूम करते हैं फॉर देयर प्रोसेस ऑफ photosynthesis. By photosynthesis they prepare their own food in the presence of sunlight only. तो रात में यही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का तो नहीं चलता है तो इसलिए एक बैलेंस बना रहता है कि दिन भर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इस ये नेचर ने एक वे ऑफ टू बैलेंस गैसेस बनाया हुआ है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा जो है वो एनवायरनमेंट से कंज्यूम कर लेते हैं और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बनाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं ली जाती और रेस्पिरेशन में के लिए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो एनिमल्स भी लेते हैं और प्लांट्स भी लेते हैं. तो यही जो दिन भर में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसीलिए कहा जाता है कि ग्रो मोर प्लांट्स. वेजिटेशन जितनी ज्यादा होगी हमारी एनवायरनमेंट की एयर की जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस है वो स्टेबल रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी नहीं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी रिप्लेनिश होती रहेगी एयर में. Now the next causative factor for air for impairing air is कंबस्शन ऑफ कोल, गैस, ऑयल एटसेट्रा. तो ये सारी चीजें हैं जो जैसे कोयला जलाते हैं, गैस जलती है कोई या तेल को की कंबस्शन या हम कहें कि जलाते हैं तो उनसे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती हैं वो भी एनवायरनमेंट में चली जाती हैं और हवा को इम्प्योर बनाती हैं और उसके कारण जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है. देन कम्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन जो अपने आप चल रही है सालों सालों से चलती रहती है उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है. तो मीथेन इज इटसेल्फ ए पॉइजनस गैस और वो भी जिस एरिया में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है वो एरिया रेस्पिरेशन के लायक नहीं रहता है, वो एयर रेस्पिरेशन के लायक नहीं रहती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है. Then comes trade, traffic and manufacturing processes.
which give off dust, fumes, vapors and gases। जैसे ट्रेड है, हम बात करते हैं, ट्रैफिक है, इन सब में क्या होता है कि जो धुआं प्रोड्यूस होता है किसी भी कंबस्टिंग मटेरियल से, जैसे हम ट्रैफिक में, ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स हम चलाते हैं तो उससे भी जो धुआं प्रोड्यूस होता है, उसके डस्ट हैं, जो फ्यूम्स हैं, उसके जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, दे गो ऑन अकोमुलेटिंग इन द एयर, और वो स्मॉग बनाते हैं, स्मोक ऐड करते हैं टू द एयर, जो कि इटसेल्फ इनहेलेशन के लिए सूटेबल नहीं रहती है, और उसके कारण वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस आर प्रोड्यूस्ड। जैसे अस्थमा भी हमने जैसे बात की थी कि अस्थमा प्रोड्यूस होता है बाय एयर पोल्यूशन। तो ये सारी चीजें, जैसे ट्रेड है, ट्रैफिक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हम आते हैं, जैसे फैक्ट्रीज हैं, वो फैक्ट्रीज की चिमनीज में से इतना धुआं निकले कि विदाउट फिल्ट्रेशन, अगर कार्बन पार्टिकल्स की फिल्ट्रेशन के बिना वो धुआं एनवायरनमेंट में ऐड किया कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तब भी एयर की क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाती है और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ये तो हमने बात की आउटडोर एयर की, खुले एटमॉस्फेयर में जो एयर की क्वालिटी हमें मिलती है वो कैसे पॉल्यूट होती है या वो कैसे प्योर रहती है। अब हम आते हैं कि घर के अंदर की हवा कैसे अफेक्ट होती है और उसके हमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके साफ रखने के। तो वी कम ऑन टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन एयर अफेक्टिंग ह्यूमन ड्वेलिंग्स। जहाँ पे ह्यूमन ड्वेलिंग्स हैं, वो घरों के अंदर की हवा को कैसे हम देखते हैं कि वो साफ रहे, या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है साफ रखने के। The indoor air is influenced by various housing characteristics. Housing in the modern concept includes not only the physical structure providing shelter, but also the immediate surroundings and related community services and facilities. तो जो घर है वो सिर्फ ये नहीं कि रहने की जगह है, एक छत है जिसके नीचे हम रहें, उसके अंदर हम एसी भी लगाते हैं, हम कूलिंग भी रखते हैं, जब ठंड हो तो हम उसकी हीटिंग भी रखते हैं, प्लस जो किचन के जो कुकिंग है उसके बाद जो फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम एग्जॉस्ट आउट भी करते हैं, और वेंटिलेटर्स भी घरों में रखते हैं ताकि जो भी हम अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी वजह से जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एक्सहेलेशन से, वो भी हम उनको वेंट आउट करने का कोई रास्ता दें। तो इस तरीके से हमने घर की भी स्ट्रक्चर जो बनानी होती है उसको भी हम सारा कुछ देख के बनाते हैं। हम विंडोज रखते हैं, डोर्स रखते हैं, ताकि बाहर की फ्रेश एयर अंदर आए और अंदर की सारी हवा जो स्टेल एयर है वो सर्कुलेशन में जाके वो फ्रेशन अप होती रहे। दो दरवाजे, खिड़कियां हम इसलिए भी इसीलिए बनाते हैं कि लाइट भी आती रहे और प्लस हवा की रिफ्रेशिंग अपने आप होती रहे। तो इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द कंसेप्ट ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये सिर्फ घर नहीं, इसको ह्यूमन सेटलमेंट के रूप में हम देखेंगे कि घर सिर्फ रहने की एक जगह नहीं है, उसका स्वस्थ रहने की एक जगह है जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, प्लस हमें रेस्पिरेशन के लिए साफ हवा वहां भी चाहिए। तो human settlement, which is defined as all places in which a group of people reside and pursue their life activities. The site of the settlement may vary from a single family to millions of people. तो ये जो घर है कहने की जो जिसको हम घर कहते हैं या जहाँ पे हम रहते हैं, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ लोग, एक या एक से ज्यादा या ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं और अपनी सारी की सारी रोजमर्रा की लाइफ एक्टिविटीज कैरी ऑन करते हैं विदाउट विदाउट आइडियली कैचिंग एनी डिजीजेज। तो ये जो साइट है जिसको हम साइट ऑफ सेटलमेंट बोल रहे हैं, उसमें कोई एक इंसान भी रह सकता है, या ये ग्रुप हाउसिंग भी हो सकती है, जैसे फ्लैट्स हम बात कर सकते हैं, या कॉलोनीज हैं, या इवन सिटीज है, टाउन्स हैं, जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल भी रहते हो, हम उनकी बात करें, तो ये सारा एटमॉस्फेयर क्लीन रखने में उस वहां पे भी उतना ही सिग्निफिकेंस रखता है। तो अंदर की हवा एज वेल एज बाहर की हवा, हमने दोनों की सफाई के लिए जो भी एक्शन लेने हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। देन हेल्दी हाउसिंग शुड बी, it should provide physical protection and shelter, be adequate for cooking, eating, washing, and excretory functions, prevent the spread of communicable diseases, provide for protection from hazards of exposure to noise and pollution, should be free of toxic or harmful materials, thus promoting health and good health.
तो पहले हमने देखा कि जो फिजिकल प्रोटेक्शन एंड शेल्टर, वो तो हमें, जैसे बात हमने की कि एक छत है, दीवारें हैं जहां पे हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। घर एक ऐसी जगह है जो हमें प्रोटेक्शन भी देता है और शेल्टर भी देता है। तो बारिश आई तब हम अंदर चले गए ताकि भीगे नहीं। तेज धूप हो गर्मियों में तो भी हम अंदर चले गए कि हमें गर्मी ना लगे। ठंड हो, ठंडी हवा बाहर चल रही हो, तब भी हम अंदर चले जाते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। तो ये हर तरह से प्रोटेक्शन और शेल्टर हमें देता है। अ, फिर उसमें एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे कुकिंग हो रही हो, खाना खाने की जगह साफ सुथरी है, हो अलग से हो, वॉशिंग के लिए अलग से जगह हो जो कि इंटरमिक्सिंग नहीं करे और जिसको अलग एनवायरनमेंट की जरूरत है। एक्सक्रीटरी फंक्शंस दे आर टोटली अलूफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। तो घर होनी ये सारी जगह घर में ही होती हैं, लेकिन अलग अलग जगह इनके लिए स्टिपुलेट की जाती है। तो इसीलिए की जाती है कि अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जो जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबकी पूरी होती रहे। देन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होने के लिए हम क्या करते हैं कि अंदर की एयर जो है उसकी रिसाइकलिंग होती रहे, रिफ्रेशमेंट होती रहे, और उसको जो गैसेस, स्टेल एयर है, गैसेस हैं, स्टेल गैसेस हैं, वो रिसर्कुलेट होती रहे विद द आउटर फ्री एनवायरनमेंट। प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्ड्स ऑफ एक्सपोजर टू नॉइज एंड पोल्यूशन। तो जो नॉइज पोल्यूशन, हम कह सकते हैं कि नॉइज से बचने के लिए हम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं जब बाहर ज्यादा शोर हो। तो नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए भी हमें घर प्रोवाइड करता है, शेल्टर देता है। और जो एयर पोल्यूशन हो तब भी हम सोचते हैं कि हम बाहर ना निकलें, कि आजकल स्मॉग ज्यादा है, या मास्क पहन के निकलें तो निकलें। तो ऐसे इस तरह से घर के अंदर हमें कुछ प्रोटेक्शन मिल जाती है इन पोल्यूशन वाली चीजों से। तो प्लस इट शुड बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिक और हार्मफुल मटेरियल्स। जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, जैसे हम कहते हैं कि एसिड रेन पड़ती है कई बार, तो एसिड रेन में से भी बचने के लिए हम घर के अंदर चले जाते हैं। और जो भी हार्मफुल मटेरियल, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे हवा के अंदर कैरी हो जाते हैं, तो उससे भी बचने के लिए हमें घर के अंदर रहते हैं। तो घर इन सब फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के कैपेबल होना चाहिए ताकि हमें गुड हेल्थ मेंटेन भी करें और हम अपनी गुड हेल्थ को प्रमोट भी कर सकें। तो अब हम जानते हैं कि हाउसिंग जो है ये ह्यूमन ड्वेलिंग्स को अफेक्ट कैसे करती है बैडली, ताकि हम उन चीजों से तो बच सकें, तभी हम अपनी जो ड्वेलिंग्स हैं उनको साफ रख सकेंगे, उनको रिफ्रेशन कर सकेंगे बार बार, और उन चीजों से बच सकेंगे। सो ड्यू टू पुअर हाउसिंग, द डिजीज दैट माइट बी कॉज्ड आर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, ब्रोंकाइटिस, मीजल्स, whooping कफ एटसेट्रा। तो ये सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के कारण होती हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे अफेक्ट कर देता है, वो सबसे ज्यादा हवा में ही कैरी होता है, क्योंकि हवा डायरेक्टली हम इनहेल करते हैं हवा में से ऑक्सीजन, तो इसीलिए वो हवा के रूट से ही बहुत कॉमनली हमारे बॉडी में एंट्री गेन करता है, और ये सब बीमारियां हमें कॉज कर सकता है। तो इसमें वायरस, बैक्टीरिया, और कोई पार्टिकल्स जैसे मैकेनिकल पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स, ये सारे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि हवा के साथ कैरी होके हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। देन स्किन इन्फेक्शंस लाइक स्केबीज, रिंगवर्म, इम्पेटिगो, लेप्रेसी, ये सारे स्किन इन्फेक्शंस भी एयर के रूट से ट्रेवल हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर थ्रू एयर। देन रैट इन्फेस्टेशंस लाइक प्लेग। तो प्लेग जब फैलता है तो वो भी उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल सकते हैं, वो भी रैट के थ्रू और हवा में फैलते हैं। देन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स जैसे कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, फ्रॉम हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, फ्लीज एंड बग्स। तो ये सारे, इन सबसे भी हमें डिजीज प्रोडक्शन के लिए हमें ये हेल्प हेल्प तो नहीं कहेंगे, ये कॉज करते हैं डिजीज प्रोडक्शन के लिए, तो हमें इनसे भी बचाव रखना चाहिए। इट ऑल्सो हैज इन्फ्लुएंस इन द साइकोलॉजी ऑफ एंड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ रेजिडेंट्स। तो जो भी वहां पे रह रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग, अंदर के जो भी लोग रह रहे हैं उनकी वेलबींग के लिए ये इन्फ्लुएंस करती है हवा। एंड जो डिजीज कॉज करते हैं उनसे भी हमें बचाव रख के इन साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने में हेल्प मिलती है। एडिशनली क्लटर्ड हाउसेज मे बी द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड सफोकेशन।
अगर कोई जगह है जैसे छोटे कमरों में या छोटी जगह में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, वो सफोकेशन करते हैं, उनकी हवा रिसर्कुलेट नहीं होती है, स्टेल एयर होती है ज्यादा, तो वो भी बीमारियों को कॉज के एक बहुत कॉमन कॉज बनती है। प्लस वहां पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं क्योंकि ओवर क्राउडिंग है, सफोकेशन है। तो ये सब क्लटर्ड हाउसेस हैं तो वो नहीं होने चाहिए ताकि बीमारियां नहीं फैले और एक्सीडेंट्स भी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। जैसा कि हमने जाना कि फिजिकल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम केमिकल, अगर एयर पॉल्यूटेंट्स को हम छोड़ दें, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स घर के अंदर की हवा को जो खराब करते हैं वो क्या क्या है। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस आर इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। These include ventilation, number of windows, exhaust fans, temperature and humidity. जैसे हम जानते हैं कि घर के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर होगी तो हवा सर्कुलेट होती रहेगी, और हवा की सर्कुलेशन से जो स्टेल एयर है वो बाहर निकलती रहेगी, और दरवाजों से फ्रेश एयर अंदर आती रहेगी। इस तरह से हम एयर की सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। नंबर ऑफ विंडोज, विंडोज भी इसीलिए होती हैं कि हम हवा की सर्कुलेशन को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। एग्जॉस्ट फैंस हैं कि जैसे अंदर कुकिंग हो रही है तो कुकिंग का धुआं बाहर निकालने के लिए हम एग्जॉस्ट फैंस यूज करते हैं। प्लस टॉयलेट्स हैं, उसमें भी हम एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं ताकि अंदर की जो स्टेल एयर है उसको हम बाहर निकालें और एयर अंदर की रिफ्रेश होती रहे। टेम्परेचर हम कीप करते हैं ताकि एक सूटेबल टेम्परेचर जो हमें हर रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं उसको उनको अफेक्ट ना हो, तो वो टेम्परेचर हम अ, एक तो मेंटेन करते हैं। जैसे कहीं कहीं हमारी घर की दीवारें जो बाहर वाली हैं वो थिक वॉल्स होती हैं, और घर के अंदर की तरफ रहने वाली वॉल्स थिन रहती हैं, वो ज्यादा मोटी नहीं होती। और बाहर वाली वॉल्स हमें थिक इसलिए रखनी पड़ती है कि बाहर की हीट और बाहर का एक्सट्रीम वेदर जो है वो अंदर हमें अफेक्ट कम करे। एंड टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी हम इसीलिए मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी के ज्यादा नहीं हो और बिल्कुल ड्राई भी एयर नहीं हो। तो इनके लिए आजकल जैसे हम एयर कंडीशनर्स भी यूज करते हैं, या सर्दियों के दिनों में हम हीटर्स भी यूज करते हैं, ताकि अंदर की एयर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी इन वेल बैलेंस हमें मिलती रहे। द मेजर सोर्स ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूड कंबस्शन ऑफ सॉलिड फ्यूल्स इंडोर्स। अगर हम कोई भी सॉलिड फ्यूल्स, जैसे पुराने जमाने में हम लकड़ी जलाते थे या कोयला जलाते थे, अगर हम इंडोर ही जलाएं उसको, तो उसकी कंबस्शन से बहुत जो धुआं फैलता है या किसी भी तरह से उसकी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो सारी इंडोर एयर को पोल्यूट करती हैं और वो फ्रेश नहीं रहती, एयर पॉइजनस बनती है। टोबैको स्मोकिंग, तो अगर हम सोचें कि सिगरेट है, टोबैको है, हम अंदर बंद कमरे में ही स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसकी एयर रिफ्रेश तो होगी नहीं। दरवाजे वगैरह बंद करके अगर हम इंडोर स्मोकिंग करेंगे तो उसकी एयर की सर्कुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स, अगर आउटडोर के जो बाहर वाले एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी फ्री एंट्री हो और सर्कुलेशन हमारे घर में नहीं हो, तो भी अंदर की हवा काफी ज्यादा पोल्यूट हो जाती है और जल्दी पोल्यूट हो जाती है। एमिशन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड फर्निशिंग्स। कुछ लकड़ी के पेंट्स ऐसे हैं या दीवारों के पेंट्स ऐसे हम करवा लें जैसे कि उनमें से कुछ फ्यूम्स निकलती हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब फ्रेशली कोई घर पेंट हुआ हो, तो हम उस नए पेंट वाले कमरे के अंदर घुसे तो हम हमारी आंखों को एक तेज गैस से इरिटेशन फील होती है, या हमारी सांस को एक तेज गैस फील होती है, स्मेल फील होती है, और हमें मजबूरी में या तो कमरे से निकलना पड़ता है या हमें नाक बंद करके आंखें थोड़ी छोटी खोल के फिर हमें अंदर काम करना पड़ता है। या कुछ वुडन फर्निशिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें से कुछ गैसेस निकलती रहती हैं, तो हमें ऐसी चीजें यूज करने से भी अवॉइड करना चाहिए, जो कि हमेशा तो गैसेस को रिलीज करती ना हो और हमारे अंदर की हवा को साफ रखने में, रिफ्रेश करने में हेल्प करती हो। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, जो वेंटिलेशन है उसको हम प्रॉपर यूज करें, और अगर हम इम्प्रॉपरली उनको मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली अंदर की हवा रिफ्रेशिंग में हमें दिक्कत आएगी। और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं उनको हमें
ठीक तरीके से रखना चाहिए, उनकी सर्विसिंग प्रॉपर करवानी चाहिए। अगर वो फॉल्टी हैं और उनमें गैस की एमिशन ज्यादा है, तो वो नॉट ओनली हमारे इस एनवायरनमेंट को कि इमीडिएट एयर जो हमें मिल रही है उसको खराब करती हैं, बल्कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन भी प्रोड्यूस करती हैं, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ओजोन लेयर जो हमें एक प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि सन से आ रही हैं और हमें हमारी बॉडी को अल्ट्रावायलेट रेज बैडली अफेक्ट करती हैं। ओजोन लेयर उन अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे तक पहुंचने से बचाती है। और अगर हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को इम्प्रॉपरली मेंटेन करें, तो उनमें से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एयर कंडीशनिंग की रनिंग से ही, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, उनमें होल बना देती हैं, ताकि उससे हमें बुरा प्रभाव क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर जाती हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी हमें बुरे प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। देन वी कम ऑन टू व्हाट आर द मेजर इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स। तो इंडोर एयर को पॉल्यूट करने वाली चीजें जो हैं, दे आर फाइन पार्टिकल्स, जो जिसको हम एसपीएम भी बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये जो फाइन पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं, ये एयर को पॉल्यूट करते हैं, और इनहेलेशन से ये हमें वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस भी प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर गैस में सॉरी हवा में ज्यादा मिक्सड अप हो और ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए जरूरत से ज्यादा, तो हमें पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस इनहेलेशन को भी एनकाउंटर करना पड़ता है। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पीएएच बोला जाता है जिनको, वो मेजर इंडोर पॉल्यूटेंट्स के रूप में एक्ट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड है, आर्सेनिक, फ्लोरीन, लेड, एस्बेस्टस, रेडॉन एंड वेरियस बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। तो ये सारी गैसेस हैं या पार्टिकल्स हैं या इवन माइक्रोफ्लोरा है, जो अगर हवा में ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएं तो हवा को पोल्यूट करते हैं। In 2004, nearly 2 million deaths were attributed to household air pollution from the use of open fires and simple stoves for cooking. तो सिर्फ ओपन फायर से, जो हम खुले में कुछ ना कुछ फायर जलाते हैं या सिंपल स्टोव यूज करते हैं कुकिंग के लिए, उसकी कोई रिसर्कुलेशन हम हवा की नहीं करते और धुएं को बाहर नहीं निकालने की कोशिश करते, सिर्फ इन कारणों से 2004 में नियरली 20 लाख डेथ्स रिपोर्ट की गई। तो ये जो डेथ्स थी, अगर हम पूरी दुनिया में देखें कि पूरी दुनिया में बीमारी के कारण जितनी डेथ्स हो रही हैं, ये उसका 2.7% है, जो कि काफी ज्यादा कंसिडरेबल नंबर है। तो अगर हम इसको भी कंट्रोल करें, तो हम 20 लाख लोगों की मौतें हम बचा सकते थे 2004 में। तो अब जो है डाटा, वो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ी है और पॉल्यूशन वैसे भी एग्जिस्टेंशियली हवा की साल दर साल रेट बढ़ रहा है। तो अगर हम ऐसी चीजों को, इंडोर एयर्स को भी प्योर रखने की कोशिश करेंगे, तो हमें ऐसे एक्सीडेंटल डेथ्स प्रिवेंट करने के लिए काफी हेल्प मिलेगी और इन नंबर ऑफ डेथ्स को, नंबर ऑफ डिजीज को के केसेस को हम कम कर सकते हैं। Women, elders and children are most exposed to indoor pollutants. However, the extent and magnitude of consequent health risks, however, remain poorly understood. तो जो जैसे कहा जाता है कि विमेन हैं या हमारे घर के एल्डर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, जो लोग घर में ज्यादा रहते हैं, ऑब्वियस है कि वो ही इन इंडोर पोल्यूटेंट से ज्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि वही लोग ज्यादा इनको एक्सपोज्ड हैं। तो इनकी, जो छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग, इनकी ही इम्यूनिटी भी कम होती है, और अगर पोल्यूशन से ये ज्यादा अफेक्ट होंगे, तो इन नंबर ऑफ डिजीजेस के केसेस भी इनमें से ज्यादा मिलते हैं, प्लस नंबर ऑफ डेथ्स भी इनमें ज्यादा मिलती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 4.3 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर प्रीमेच्योरली फ्रॉम इलनेस एट्रीब्यूटेबल टू household air pollution which is caused by inefficient use of solid fuels. इनएफिशिएंट यूजेज ऑफ सॉलिड फ्यूल से जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या उनके कारण जो हाउस होल्ड एयर की पोल्यूशन हो जाती है, उनकी वजह से जो जो इलनेस और डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं ह्यूमन बींग्स में, उनसे करीब करीब 4.3 मिलियन लोग हर साल मरते हैं पूरी दुनिया में। तो ये काफी हेफ्टी नंबर है, बड़ा नंबर है। तो
इसी से हमें ये पता चलता है कि इंडोर एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना भी कितना सिग्निफिकेंस रखता है अपने आप में, कि हम इतने सारे नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीजेस और डेथ्स प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एंड अमंग दीज डेथ्स 12% are due to pneumonia, 34% from stroke, 26% from ischemic heart disease, 22% from COPD. COPD is chronic obstructive pulmonary disease. ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है। प्लस 6% फ्रॉम लंग कैंसर। तो ये एक डाटा है, तो जिससे हम कंसिडरेबल नंबर ऑफ लोगों को हेल्प कर सकते हैं अगर हम इंडोर एयर पोल्यूशन का ध्यान रखें कि वो नहीं होने दें उनको। Acute lower respiratory infections are which are caused are due to particulate matter inhaled from indoor air pollution, and chronic obstructive pulmonary disease are caused by due to exposure to household air pollution. जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं एक्यूट फॉर्म में जो पाए जाते हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर, जैसे जिस हवा में एसपीएम ज्यादा हो, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा हो, वो प्रोड्यूस करती है एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ज्यादा इनसे एएलआरआई के केसेस हमें मिलते हैं, और सीओपीडी के केसेस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस के केसेस कहाँ ज्यादा मिलते हैं? जहां पे हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के लिए हम ज्यादा एक्सपोज्ड हों। तो ये दो बड़ी बीमारियां हैं जिनके कारण हम जिन जो कि हमारी इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण हमें मिलती हैं। तो इनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इंडोर एयर पोल्यूशन को होने से रोक रोक सकें। तो लेट अस नाउ कम टू लर्न अबाउट इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स हमें वर्ल्ड वाइड देखने में क्या क्या मिलते हैं ग्रॉसली। वर्ल्ड वाइड एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द टॉप 5 रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन मोर्टेलिटी। अगर हम ह्यूमन डेथ्स की के कॉजेज देखें और ऊपर के 5 में एयर पोल्यूशन उनमें फिट होता है कि जो ह्यूमन मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे ऊपर के 5 रिस्क फैक्टर्स में एक एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है। अर्बन एयर पोल्यूशन कॉजेज ओवर 1.2 मिलियन डेथ्स पर ईयर। तो देखिए काफी कंसिडरेबल नंबर है। अर्बन एयर पोल्यूशन करीब 12 लाख मौतों को कॉज करता है एवरी ईयर। तो ये काफी कंसिडरेबल नंबर है। अगर अगर हम इस एयर पोल्यूशन को बचाएं, ना होने दें एयर को पोल्यूट, तो हम इतनी सारी करीब करीब डेथ्स बचा सकते हैं, और डिजीजेस तो इससे भी ज्यादा होती होंगी, उनको भी हम होने से रोक सकते हैं। द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन कैन बी इमीडिएट एज वेल एज डिलेड। जो इमीडिएट इफेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? दे आर मेनली बॉर्न बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं। The resulting state is acute bronchitis, irritation in eyes, nose, suffocation, breathlessness. तो ऐसी डिजीजेस जो इमीडिएट इफेक्ट्स में के कारण देखने को मिलती हैं, उनमें कौन कौन सी हैं? एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाता है, आईज में इरिटेशन होती है, नोज में इरिटेशन होती है, सफोकेशन हो सकती है, प्लस ब्रेथलेसनेस फील हो सकती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ब्रोंकियल एस्थमा, एम्फाइजिमा एंड रेस्पिरेटरी एलर्जीज, दे आर डिलेड इम्पैक्ट्स। तो अगर ज्यादा देर हम एयर पोल्यूशन को सहते रहें, तो हमारी बॉडी में क्रॉनिक डिजीजेस ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हुआ, लंग कैंसर हुआ, ब्रोंकियल एस्थमा हुआ, एम्फाइजिमा या रेस्पिरेटरी एलर्जीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। It is linked with cardiovascular disease, diabetes and neuropsychological orders also. तो अगर यही डिजीज परसिस्ट करे, ना प्रॉपरली ट्रीट हो, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की डिजीज को भी हम कोई की तरफ भी जा सकती हैं, डायबिटीज को भी ओरिजिनेट करा सकती हैं, प्लस न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इमीडिएट इफेक्ट्स एज वेल एज डिलेड इफेक्ट्स, ये दोनों ही हमारे लिए डेट्रीमेंटल हैं। Then air pollution leads to destruction of plants and animal life, corrosion of metals, damage to buildings, cost of cleaning and maintenance and repairs, and aesthetic nuisance. It also reduces visibility in towns that may cause transport accidents. तो एयर पोल्यूशन होने के कारण प्लांट और एनिमल लाइफ तो अफेक्ट होती ही है, कोरोजन ऑफ मेटल्स भी होता है, डैमेज टू बिल्डिंग्स भी होती हैं,
कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ये सब बढ़ जाती है इनकी। क्लीनिंग की, हम हर चीज की क्लीनिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड एस्थेटिक नुइसेंस, मतलब कि ये बिल्डिंग के ऊपर मान लीजिए डस्ट डस्ट के धब्बे पड़ गए हैं बाहर की तरफ, तो बिल्डिंग देखने में सुंदर नहीं लगेगी, तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू भी कम हो जाती है। मोर ओवर जो विजिबिलिटी इन टाउन्स है ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, वो कम हो जाती है। जो हवा है वो ज्यादा प्योर नहीं होगी, तो विजिबिलिटी कम होने के कारण एक्सीडेंट्स भी काफी प्रोन टू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन आउटडोर भी और इंडोर भी हमें ठीक रखनी चाहिए। एयर पोल्यूशन को नहीं होने देना चाहिए, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए, जो कि इंडोर भी उतना ही सिग्निफिकेंस रखता है जितना आउटडोर एयर पोल्यूशन रखता है। तो हमें दोनों तरह की पोल्यूशन को रोकने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि हम ऑनकमिंग डिजीजेस और डेथ्स को प्रिवेंट कर सकें।